हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। सारी प्रक्रिया को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और सरल शब्दों में समझाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता है दोस्तों, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में ना हो। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, व्यक्ति पागल ना हो और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के पास इतना कर्ज ना हो कि वो चुका ही ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो सबसे पहले अपना हित देखेगा। तो व्यक्ति जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों का उसके पास समर्थन होना चाहिए। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि सर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते क्या हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। बात करते हैं 50 प्रस्तावकों की। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 50 सांसदों की जरूरत होती है। अब सांसद किसी भी सदन से हो सकते हैं, चाहे राज्यसभा से या फिर लोकसभा से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा से 30 सांसद हो और राज्यसभा से 20 हो, यानी टोटल 50 होना चाहिए। ठीक है, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कम से कम 50 सांसदों की जरूरत होती है, जो कि प्रस्ताव लेकर आए और कहे कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रस्तावक। इसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं अनुमोदकों की, जिनकी संख्या 50 होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, उस व्यक्ति को और 50 सांसदों की जरूरत होती है जो कहें कि हम भी समर्थन करते हैं। इनको कहते हैं अनुमोदक। यानी सबसे पहले तो 50 लोग सामने आएंगे, प्रस्ताव लेकर आएंगे कि भैया हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। इसके बाद 50 अन्य सांसद आएंगे जो कि कहेंगे कि हाँ, हम भी समर्थन करते हैं। इस वजह से दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 100 सांसदों का समर्थन उसके पास होना चाहिए, जो कि सीधे तौर पर उसका समर्थन करते हो, 50 प्रस्तावक के तौर पर और 50 अनुमोदक के तौर पर। यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया होगा कि प्रस्तावक क्या होते हैं, जो कि प्रस्ताव लेकर आते हैं। इसके बाद 50 अन्य लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम भी आपका समर्थन करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल में दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वोटिंग करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर मनोनीत सदस्य क्यों नहीं भाग लेते राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है कि एक जो व्यक्ति है वो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति बन गया है, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक है, अगली बार फिर से चुनाव होगा और इसमें वापस ये खड़ा हो जाएगा, तो 12 सदस्यों को क्या लगेगा, क्योंकि ये मनोनीत है। ठीक है, और कहाँ पर है, राज्यसभा में, तो इनको क्या लगेगा कि यार हमको पिछली बार इन्होंने मनोनीत किया था, मतलब हमको इन्होंने हेल्प की थी, तो हम भी इनके निर्वाचन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो ए नाम का व्यक्ति है ना, उसको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा संविधान सीधे तौर पर कहता है कि भैया मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ही नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर मनोनीत क्यों नहीं लेते भाग। क्योंकि दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यपाल को चुनता है। ठीक है, राज्यपाल को चुन लिया और राज्यपाल जो है वो विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। तो भैया राज्यपाल किसके आदेश पर काम करेगा, राष्ट्रपति के आदेश पर, और राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मनोनीत करने के लिए कहेगा जो अगली बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में हेल्प करे। इसी वजह से राज्यों की जो विधानसभाएं होती है ना, उसके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में हेल्प करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि निर्वाचित सदस्य ही क्यों भाग लेते हैं।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना वो एक जटिल प्रक्रिया है। इस वजह से बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है। देखिए, जो राज्य होते हैं ना उनके लिए कानून कौन बनाता है, तो आप कहेंगे कि सर राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल जो है वो दो भागों में बटी होती है, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के जो सदस्य हैं ना वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, ठीक है, जबकि 28 राज्य हैं, है ना। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। जब इन 28 राज्यों में विधान परिषद बन जाएगी दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकती है, लेकिन केवल 6 राज्यों में है। इस वजह से विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भैया हमारे 28 राज्य हैं और हर राज्य में विधानसभा है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोस्तों 28 राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा की, राजस्थान में आपके 200 सीटें हैं विधानसभा की, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की। तो 28 राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटें हैं। और दोस्तों जो विधानसभा में निर्वाचित होते हैं ना उनको कहा जाता है विधायक या फिर एमएलए कहा जाता है। और दोस्तों एक विधायक एक ही वोट डालता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन उसको एक नहीं गिना जाता, बल्कि उसके वोट की वैल्यू को निकाला जाता है और वोट की जो भी वैल्यू होगी उसको काउंट किया जाता है। अब वोट की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, तो देखिए राज्य की जनसंख्या यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है, और जिस राज्य की जनसंख्या को रखा गया है उसको भाग दे दिया जाता है टोटल एमएलए से, और गुणा कर दिया जाता है दोस्तों 1/1000 से। इसको और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 22 करोड़ है, तो यहाँ पर 22 करोड़ लिखेंगे, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जितने भी एमएलए हैं ना उनकी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, यानी 403 यहाँ पर लिखेंगे। तो 22 करोड़ को दोस्तों 403 से भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 1/1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर एक विधायक के वोट की वैल्यू निकल कर आएगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट की वैल्यू होती है 208, यानी उत्तर प्रदेश का एक विधायक वोट तो डालेगा एक, लेकिन उसकी वैल्यू होगी दोस्तों 208 के बराबर, यानी उसमें कितनी ताकत होगी? 208 के बराबर। और भैया उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 403। तो 403 को गुणा कर देंगे आपके 208 से, यानी एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है? 208। तो भैया 403 विधायकों के वोट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगी दोस्तों आपकी 83,824। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सिक्किम है, ठीक है, तो सिक्किम में दोस्तों जो विधानसभा सीटें हैं ना उनकी संख्या है 32, और वहां पर 32 विधायक हैं। तो एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सिक्किम की पूरी जनसंख्या लिखेंगे, ठीक है, और सिक्किम की जनसंख्या लिखने के नीचे यहाँ पर सिक्किम के जितने भी एमएलए हैं यानी जो विधायक है ना उससे भाग दे देंगे जनसंख्या को, गुणा कर देंगे 1/1000 से। तो सिक्किम के एक विधायक का वोट का वैल्यू निकल कर आएगा 7। यहाँ पर आपको समझ आ गया कि सिक्किम के एक विधायक के वोट का वैल्यू कितना है? 7। तो 32 विधायकों के वोट का वैल्यू कितना होगा? 224। इसी तरह से दोस्तों 28 राज्यों के जितने भी विधायक हैं उनकी वोट की वैल्यू निकाली जाती है, और 28 राज्यों में टोटल निर्वाचित विधायक हैं दोस्तों आपके 4123। इस तरह से टोटल एमएलए कितने हो गए जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? 4123। ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, और इनके वोट की वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों 5,43,231। एक एक राज्य की हम इसी तरह से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो टोटल विधायक कितने हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? 4123। इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, और इनके वोट की वैल्यू होगी 5,43,231। यानी वोट तो इतने ही लोग करेंगे लेकिन उनकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, 5,43,231। तो यहाँ पर आपको राज्य विधानमंडल अच्छे से समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि भैया देश की, तो देश में कानून कौन बनाता है? संसद देश में कानून बनाती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
दोस्तों लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जिनको मनोनीत किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो 543 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने लोग भाग लेते हैं? 543 प्लस 233 यानी 776। दोस्तों संसद में जो सांसद होते हैं ना, उनको एमपी कहा जाता है। ठीक है, तो कितने एमपी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? 776। दोस्तों जिस तरह से हमने जो विधानसभाएं होती थी वहां पर एक विधायक के वोट की वैल्यू को निकाला था, उसी तरह से हम यहाँ पर एक सांसद के वोट की वैल्यू को निकालते हैं और उसके लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? तो देखिए, सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य। अब देखिए, सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य यानी वोट वैल्यू कितनी हुई थी आपकी? 5,43,231। तो भैया यहाँ पर सभी राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू को लिखा जाएगा 5,43,231 और कुल सांसदों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा यानी 776 यहाँ लिख देंगे। तो एक सांसद का जो वोट का वैल्यू है ना, वो निकल कर आएगा 700। ठीक है, एक सांसद का वोट का वैल्यू कितना होगा? 700। तो 776 सांसदों के यानी एमपी के वोट का वैल्यू कितना होगा? ये होगा दोस्तों 5,43,200। यानी ये जो वोट का वैल्यू है वो निकल कर आया है सभी सांसदों का यानी 776 सांसदों का। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है थोड़ी सी टफ है, आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से एक एक पॉइंट को सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगा। एक बार और बताता हूं आपको, अगर समझ ना आया हो तो अच्छे से देखना। देखिए, जिस तरह से हमने जो विधानसभा थी वहां पर विधायकों के वोट का वैल्यू निकाला था, उसी तरह से यहाँ पर हम दोस्तों संसद में जो सांसद होते हैं ना, जो एमपी होते हैं, उनका वोट का वैल्यू निकालते हैं और एक सांसद का यानी एक एमपी के वोट का वैल्यू निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऊपर लिखा जाता है कि सभी राज्यों के विधायकों के वोट का मूल्य यानी 5,43,231 को ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कुल सांसदों की संख्या को लिखा जाता है यानी 776 को। तो एक सांसद के वोट का वैल्यू निकल कर आता है 700। ठीक है, यानी एक जो सांसद है वो वोट तो एक डालेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 700 के बराबर। अब देखिए, एक सांसद के वोट का वैल्यू कितना है? 700। ठीक है, तो भैया 776 जो सांसद हैं उनके वोट का वैल्यू कितना होगा? तो ये आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5,43,200। ठीक है, अब देखिए 5,43,200 प्लस 5,43,231, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो टोटल दोस्तों वोट वैल्यू निकल कर आएगी 10,86,431। ठीक है, टोटल वोट वैल्यू एमपी और एमएलए की कितनी निकल कर आएगी? 10,86,431। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कितने लोग करेंगे? तो 776 तो आपके संसद से वोट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ 4,133 जो है वो विधानसभाओं से वोट करेंगे। तो 776 प्लस 4,123 इन सबको मिला दोगे तो टोटल बन के आएगा 4,899। 4,899 वोट डलने वाले हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन उनके वोट की वैल्यू कितनी होगी? 10,86,431। यहाँ पर आपको समझ आ गया। वोट कितने डालेंगे? आपके वोट डालेंगे दोस्तों 4,899, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख से प्लस, जिसका हमने देख लिया है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अब आपके मन में दो प्रश्न आएंगे कि सर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? एक प्रश्न तो ये आएगा और दूसरा आएगा कि सर एकल संक्रमणीय मतलब क्या होता है? तो इन दोनों को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। मान लीजिए कि सरपंच का चुनाव हो रहा है। ठीक है, 3-4 उम्मीदवार खड़े हैं। अब आप वोट डालने गए हैं तो आप किसी एक उम्मीदवार का ही समर्थन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इसको भी वोट दे दिया, इसको भी दे दिया। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो वोट है ना वो इनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। आप किसी एक व्यक्ति को ही वोट डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अगर 3 लोग खड़े हैं, जैसे ये 3 उम्मीदवार खड़े हैं,
ए, बी और सी, ये तीनों राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो हमारा संविधान कहता है कि इन तीनों को आप एक अनुपात में वोट डाल सकते हो। जिसको आपने पहले नंबर पर पसंद किया है उसको 1 नंबर दे दो, जिसको आपने दूसरे नंबर पर पसंद किया है उसको 2 नंबर दे दो, जिसको आपने तीसरे नंबर पर पसंद किया है उसको 3 नंबर दे दो। तो भैया आप जो है सभी को वोट डालोगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को वोट डालना है, तीनों को आपको वोट डालना है, ठीक है। और ये एक अनुपात बन जाता है, जैसे यहाँ पर हम बिंदी लगा दें, आपने 10वीं 11वीं में अनुपात पढ़ा होगा, तो 1:3:2 हो गया, ठीक है, 1:3:2 हो गया। इसी वजह से कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब यहाँ पर एमपी और एमएलए हैं, ठीक है, टोटल एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने लोग भाग लेंगे, दोनों को मिला देंगे तो 4899। लेकिन हम 5 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक राहुल नाम का कोई एमपी या फिर एमएलए है, उसको ए नंबर वाला जो उम्मीदवार है ना वो अधिक पसंद है, तो ए नंबर वाले उम्मीदवार को 1 नंबर पर वो रखेगा, ठीक है। बी वाला उसको बहुत ही कम पसंद है लेकिन वोट सबको देना है, तो 3 नंबर पर उसको रख देगा। सी वाला उसको ठीक ठाक लगता है, ठीक है, सी नाम का जो उम्मीदवार है उसको ठीक ठाक लगता है, तो उसको दूसरे नंबर पर उसने वरीयता दे दी है, ठीक है। इसी तरह से राकेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसको जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है वी उम्मीदवार, तो इसने पहले नंबर पर वी को रख दिया, दूसरे नंबर पर ए को रख दिया, और तीसरे नंबर पर, क्योंकि सभी को वोट डालना है, तो तीसरे नंबर पर रख दिया सी को। इसके बाद एक महिला एमपी या फिर एमएलए आती है, ठीक है, वो वोट डालने जाती है, उसने 1 नंबर पर ए को रखा है, ठीक है, ए को उसने पहले नंबर पर वरीयता दी है कि मैं चाहती हूं कि जो ए नाम का व्यक्ति है ना वो राष्ट्रपति बन जाए। अगर वो ना बने तो भैया 2 नंबर पे रख दिया उसने वी को, कि अगर ये ना बने तो भैया इसको हम वरीयता देते हैं दूसरे नंबर की, ठीक है। इसके बाद सी को रख दिया उसने तीसरे नंबर पर। फिर एक अभिषेक नाम का व्यक्ति आता है, ठीक है, वो भी इसी प्रक्रिया को दोहराता है, उसको ए वाला जो नाम का व्यक्ति है, ए नाम का, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो तीसरे नंबर पर उसको तीसरी वरीयता दे दी है, ठीक है। बी वाला जो बंदा है उसको पहले नंबर पर रख दिया है, सी वाले को दूसरे नंबर पर रख दिया है, इसी तरह से गौरव नाम का व्यक्ति करेगा। तो यहाँ पर एक अनुपात बन गया, तो इसको कह दिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका निर्धारण होता है दोस्तों यहाँ पर जोड़ने से। देखिए राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार हैं, ए नाम का उम्मीदवार, बी और सी नाम का उम्मीदवार। तीनों में ये देखा जाएगा कि किसको कितनी वोटिंग मिली है और किसको कितना समर्थन दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए के मामले में ये देखा जाएगा कि इसको पहले नंबर पर कितने लोगों ने रखा है, तो एक ने रखा है, और यहाँ पर भी पहले नंबर पर 2 लोगों ने इसको रखा है, एक ये और एक ये, तो ए को पहले नंबर पर 2 लोगों ने रखा है, बी को पहले नंबर पर 2 लोगों ने रखा है, और सी को पहले नंबर पर यानी पहली वरीयता केवल एक सांसद या फिर जो विधायक है उसने दी है, यानी सी को केवल एक व्यक्ति ने पहले नंबर पर रखा है। तो सी का जो मामला है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब ये हार गया है, और इसका जो मामला है यानी जो इसकी वोटिंग है यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है, और इसका मामला इधर इन दोनों के बीच में संक्रमित हो जाता है। इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। अब ये दोनों बचे, यानी पहले चरण की जो मतगणना है ना उसमें ये दोनों बराबर हैं। अब दूसरे चरण की मतगणना होगी जिसमें देखा जाएगा कि किस उम्मीदवार को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोगों ने रखा है। तो इसको रखा गया है दूसरे नंबर पर केवल एक व्यक्ति ने, ठीक है, और इसको रखा गया है 2 नंबर पर 2 लोगों ने, यानी इसको 2 लोगों ने समर्थन दिया है, तो ये जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति ने ही इसको दूसरे नंबर पर रखा है, और यहाँ पर 2 व्यक्तियों ने इसको दूसरे नंबर पर रखा है, तो बी नाम का जो उम्मीदवार है ना वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जीत जाएगा। दोस्तों दूसरे चरण की जो मतगणना है बीवी गिरी के समय हुई थी, दूसरे चरण की मतगणना के दौरान उनकी जीत हुई थी और वो राष्ट्रपति बने थे। आशा करता हूं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल, तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके सीधा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।